अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो में अहमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में आने वाली किस्त के अहम वाक़यात पर बात होगी और इसके अलावा कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर पिछले दिनों यानी कि 26 फरवरी को एक बास्केटबॉल मैच था जिसमें एक सर्बियन क्लब के शायकीन ने कोसोवो की जंग की याद में एक बड़ा सा बैनर ऊंचा किया। नाज़रीन इकराम, कोसोवो की ये जंग 1389 में सल्तनत उस्मानिया और सर्बिया के प्रिंस लाजार के दरमियान लड़ी गई। सर्बिया के शायकीन ने जो बैनर उठाया था उसमें सुल्तान मुराद अव्वल के कत्ल का मंजर दिखाया गया था। इस वाक़े के बारे में चंद दिन पहले मैंने जो एवरानोस बे पे वीडियो बनाई थी उसमें जिक्र कर चुकी हूँ कि एक सर्बियन जंगजू जिसका नाम मेलोश ओबिलिच था, उसने उस्मानी फौजों के सामने हथियार डालने का बहाना किया और फिर मौका देकर सुल्तान मुराद अव्वल को शहीद कर दिया। ये बैनर ऊंचा करने का मकसद तुर्क शायकीन को इश्तियाल दिलाना था, क्योंकि सर्बिया के यहाँ मेलोश को कौमी हीरो समझा जाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि सर्बिया को जवाब मिलने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। तुर्क शायकीन ने भी स्टेडियम के बिल्कुल दरमियान एक बैनर बुलंद किया और उस मंजर में सुल्तान मुराद अव्वल को फातिहाना अंदाज में दिखाया गया, जिनके सामने सर्बिया के दुश्मन सिपाही घुटनों के बल झुके हुए माफी के तलबगार थे। इस तरह तुर्कों ने यह पैगाम दिया कि जंग का फैसला मैदान में उस्मानियों की फतह पर हुआ था और सुल्तान मुराद अव्वल को धोखे से कत्ल कर देने का वाकया इस फतह को तुर्कों की शिकस्त में ना बदल सका। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह वो मैदान एक बास्केटबॉल मैच का मैदान नहीं रहा, बल्कि ये दो तारीखी यादों और दो तारीखी नुक्ता नज़र का मैदान बन गया। तो याद रखें कि मुसलमान जहाँ भी हो वो मुसलमान रहता है। ईरान के साथ सुन्नियों के बहुत से फिकही इख्तिलाफात हैं, लेकिन ये वक्त इन इख्तिलाफात को साइड पे करके ईरान का साथ देने का है, क्योंकि अगर ईरान ख़त्म हो गया तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की बारी भी आएगी। इस बारे में दिल के साथ खुले जहन से सोचने की ज़रूरत है। और अब आगे वीडियो की तरफ मजीद बढ़ते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त का सबसे बड़ा वाकया इसहाक पाशा का शदीद ज़ख्मी होना है। पिछली एपिसोड में इसहाक पाशा जब सुल्तान के पास से गया तो उसका चेहरा ऐसे शख्स का चेहरा था जो अपने अंजाम को कबूल कर चुका था, क्योंकि हमने सीज़न 1 से यही देखा है कि उसने कभी भी सबक नहीं सीखा और ख़ुद को पहले जान दाड़ ली और अब महमूद पाशा और कभी ज़ैनोस पाशा के हाथों इस्तेमाल होने दिया। और जब वो सुल्तान के खेमे से रुखसत हुआ तो वो मंजर इंतहाई जज्बाती था, यहाँ तक कि सुल्तान फातेह की आंख भी नम थी और दोनों जानते थे कि इसहाक पाशा दरअसल अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। और उस सीन में दोनों ने कमाल किस्म की अदाकारी की। रहा सवाल ये कि उसने बायजीद के लिए ये कदम क्यों उठाया, तो मेरा ख्याल है कि उसका ये कदम इक़्तिदार की ख्वाहिश पर नहीं था, बल्कि बायजीद के लिए उसकी मोहब्बत और वाबस्तगी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से रियासत के मफाद पर उसके अपने जज्बात गालिब आ गए। बहरहाल मेरे ख्याल में आने वाली किस्त में इसहाक पाशा जिंदा रहेगा और शहीद नहीं होगा, क्योंकि इसहाक पाशा सुल्तान फातेह के बाद भी जिंदा रहे और सुल्तान बायजीद दोम के दौर में भी खिदमत अंजाम देते रहे, इसलिए तारीखी तौर पर उन्हें मारना अभी मुनासिब नहीं होगा। और नाज़रीन इकराम, पिछली चंद किस्तों से हम यही देख रहे हैं कि सुल्तान फातेह की सियासी चालें और जहानत हर किस्त में नुमाया रही और हर एपिसोड का अख्ताम एक ऐसे बामानी जुमले पर हुआ जिसमें पूरी किस्त का निचोड़ होता था। इसके अलावा सुल्तान के दरबार की अंदरूनी सियासत, साजिशें, सुल्तान की प्रिंसेस रोज के साथ शादी और शहाबुद्दीन पाशा की मौत के बाद सुल्तान का जबरदस्त हिसाब पूरा करने वाला इंतकाम, जो कि अब इस सीरीज की पहचान बन चुका है, इन सब ने कहानी को मजीद मजबूत बनाया। और अब बोस्निया की मुहिम का जोश उरूज पर है और बोस्निया की तरफ पेशकदमी के लिए सुल्तान फातेह के लश्कर में बेचैनी वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही है। इसके अलावा मैदान जंग में सुल्तान फातेह की तवनाई और जोश अब पहले से ज़्यादा पुख्ता और मुतवाज़न नजर आता है, क्योंकि सुल्तान फातेह की शख्सियत में अब नौ उम्र लड़कों वाली जज्बाती तेजी नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो एक संजीदा और तजर्बाकार सिपा सालार हैं जो सोच समझ के अपना हर पैंतरा चलते हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस सीरीज में विलाद की बगावत जो कि 1462 ईस्वी में हुई थी, इसे तेजी से गुजार दिया गया है और इसे क्रॉस करके बोस्निया की मुहिम की तरफ कहानी का रुख फेर दिया गया है। हालांकि विलाद की बगावत ही एक ऐसा मरहला था जिसे इतना मुख्तसर नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा विलाद कोई आम सियासी मुखालिफ नहीं था, बल्कि उसने बाकायदा सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत का ऐलान किया, सुल्तान फातेह को खराज अदा करने से इनकार किया और दरियाए दन्यूब के जुनूब में उस्मानी चौकियों पर खून रेज हमले किए और उसने उस्मानी सिपाहियों को कत्ल किया। और उसके कत्ल का जो एक खास तरीक़ेकार था कि जिसमें वो सूली दिया करता था, उसके जरिए दहशत फैलाई और अपनी इन हरकतों के जरिए उसने बराह रास्त सुल्तान फातेह को चैलेंज दिया। इसके जवाब में सुल्तान फातेह ने भी मामूली इक़दाम नहीं किए, बल्कि 1462 ईस्वी में उन्होंने खुद एक अजीम लश्कर की क़यादत की और विलाद को मजा चखाने के लिए खुद रवाना हुए। और यही वो मकाम था जहाँ विलाद और सुल्तान फातेह का टकराव अपने उरूज पर पहुंचा, क्योंकि जून 1462 ईस्वी में विलाद ने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक कदम उठाया
और उसने सुल्तान के ज़ाती लश्करगाह पर अचानक शब खून मारा और रात की तारीकी में अपने चंद आदमियों के साथ घुस आया और सीधा सुल्तान फातेह के खेमे को निशाना बनाया, क्योंकि उसका मंसूबा यहाँ ये था कि अगर सुल्तान कत्ल हो जाए तो पूरी मुहिम दम तोड़ देगी। और यूं खेमे के अंदर लड़ाई भड़क उठी, अंधेरे में अफरा तफरी फैल गई, लेकिन विलाद अपने टारगेट तक ना पहुंच सका और यूं सुल्तान फातेह की कत्ल की कोशिश नाकाम हुई। और इसके बाद सुल्तान फातेह ने मायूसी नहीं छोड़ी बल्कि अपनी पेशकदमी जारी रखी। लेकिन इसके बाद विलाद ने उन्हें वो मंजर दिखाया जो तारीख में फॉरेस्ट ऑफ इम्पेलमेंट के नाम से मशहूर है। ये वो नफसियाती हरबा था जिसके जरिए विलाद ने सुल्तान फातेह के लश्कर को इस कदर खौफजदा कर दिया था कि जिसकी इंतहा नहीं। यानी कि उसने सुल्तान फातेह के लश्कर के तकरीबन 25,000 सिपाहियों को जिंदा सूली दी और यहीं से विलाद के सियासी जवाल का आगाज हुआ। और इसके बाद विलाद की ताकत टूट गई, वो हंगरी फरार हुआ जहां वो गिरफ्तार कर लिया गया और कई बरस कैद रहा। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसकी इस हकीकी बगावत और सुल्तान फातेह के साथ बराह रास्त जंग को कई किस्तों में दिखाने के बजाय इस मरहले को तकरीबन सिमेट दिया गया और उसे बोस्निया की जंग में शामिल कर दिया गया और उसे बोस्निया की मलका की तहादी के तौर पर पेश किया गया। हालांकि तारीखी तौर पर उस दौर में उसका कोई किरदार ऐसा नहीं था। तो इस तरह राइटर्स ने वाकयात को आपस में मिक्स कर दिया, क्योंकि विलाद की बगावत और सुल्तान फातेह की उसके साथ जंग बोस्निया की मुहिम से पहले हुई थी, लेकिन यहाँ बोस्निया की मुहिम को पहले दिखाया जा रहा है। तो यहाँ राइटर्स को चाहिए कि वो विलाद की बगावत और सुल्तान फातेह के साथ उसकी जंग को फ्लैशबैक्स के जरिए दिखा दें या फिर डायलॉग्स के जरिए ये कमी पूरी कर दें, लेकिन इस मरहले को नजरअंदाज ना करें। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि सुल्तान फातेह की विलाद के साथ कश्मकश को लाइमलाइट पे लाना चाहिए था, उसे राइटर्स ने बिल्कुल बैकफुट पे कर दिया और जो मरहला तारीख में खत्म हो चुका था उसे ड्रामे में बहुत ज्यादा टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि विलाद और सुल्तान फातेह का टकराव अपने अंदर एक मुकम्मल दास्तान रखता है। यानी कि विलाद की सुल्तान के खिलाफ खूनरेज बगावत, दोनों के नफसियाती जंग, सुल्तान फातेह के कत्ल की कोशिश और फिर उनका बराह रास्त अस्करी टकराव और उसके बाद बिलाखिर विलाद का सियासी जवाल। तो इन वाकयात को मुख्तसर नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरे अहद की बुनियाद है। और रियल लाइफ में ऐसा लगता है कि विलाद और सुल्तान फातेह यानी कि अरतान साबान और सरकान चायागुलो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिसाल के तौर पर इनकी ये तस्वीर हाल ही में मंजर आम पर आई है। आप लोग जरा इस तस्वीर में नोट करें कि अरतान साबान ने एक शॉपिंग बैग को अपने गर्दन के गिर लपेट कर उसकी गिरों पर गिरहें बांध कर एक टाई बना रखी है। इसके अलावा इस सीरीज की व्यूअर्स ये देखकर भी हैरान परेशान है कि आए दिन सुल्तान महमद और शहजादा बायजीद के दरमियान कशीदा ताल्लुकात दिखाए जाते हैं। तो अगर हम इस मामले में तारीख पर नजर डालें तो इन दोनों बाप बेटे के दरमियान ये टेंशन कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले सुल्तान फातेह और उनके वालिद सुल्तान मुराद दोयम के ताल्लुकात भी इसी तरह अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहे थे, क्योंकि सुल्तान मुराद का पसंदीदा बेटा सुल्तान फातेह नहीं बल्कि अलाउद्दीन था और इसी तरह सुल्तान फातेह की खुसूसी तवज्जो का मरकज बायजीद नहीं बल्कि उसका छोटा भाई शहजादा मुस्तफा था। लेकिन आप इन दोनों की तकदीर देखिए कि सुल्तान मुराद सुल्तान फातेह को पसंद नहीं करते थे और अलाउद्दीन अली उनका वली अहद था। लेकिन वो 1443 में करामान की मुहिम से वापसी पर घोड़े से गिरने के बायस इंतकाल कर गए थे और उनकी वफात सुल्तान मुराद दोयम के लिए शदीद सदमा थी। लेकिन इसी वाक़े ने सुल्तान फातेह के लिए सल्तनत उस्मानिया का हुक्मरान बनने का रास्ता हमवार किया। और कमोबेश यही तारीख शहजादा मुस्तफ़ा और शहजादा बायजीद के बारे में है कि शहजादा मुस्तफ़ा छोटी ही उम्र में एक साजिश की वजह से इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद सल्तनत उस्मानिया का तख्त शहजादा बायजीद के हिस्से में आया। लेकिन जहाँ तक सीरीज में सुल्तान फातेह और शहजादा बायजीद के ताल्लुक का सवाल है तो ऐसा महसूस होता है कि सुल्तान फातेह को बायजीद से बुनियादी शिकायत यही है कि वो दूरअंदेशी से काम नहीं लेता और जल्दबाजी में फैसले करता है। सुल्तान चाहते हैं कि वो वक्त से पहले सोचना सीखे, हालात का गहरा शऊर हासिल करे और ये समझे कि उसके एक्शन के नताइज सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद नहीं रहते बल्कि पूरी सल्तनत को मुतासिर करते हैं। क्योंकि हमें इस सीरीज में शहजादा बायजीद की कई गलतियां दिखाई गई हैं और सुल्तान फातेह बाप की हैसियत से नहीं बल्कि सुल्तान की हैसियत से उसे ये सबक सिखाना चाहते हैं कि इक़्तिदार जिम्मेदारी का नाम है, जज्बात का नहीं। तो ये सख्ती महज नाराज़ी नहीं बल्कि तरबियत है, क्योंकि एक शहजादा अगर वक्त पर सबक ना सीखे तो फिर तारीख उसे बहुत सख्त अंदाज में खुद सिखाती है। और नाज़रीन इकराम, दिरुल शर्तरुल कुरुल शुस्मान ओयनिश बुयुक सल्जुकलो अल्परसलान बुयुक सल्जुकलो सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज, इन तमाम सीरीज में हीरो को तलवार बनाता दिखाया गया है। तो बिलाखिर ये सीन हमने सुल्तान फातेह के हवाले से भी देख लिया कि जिसमें उन्हें अपने हाथ से खुद तलवार बनाता दिखाया गया है। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।